आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो कोई रिएक्शन है तो उसके इक्विलिब्रियम में अगर हम प्रेशर को चेंज कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि किसी गैसीय अभिक्रिया में आयतन परिवर्तन द्वारा दाब बदलने से उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है। तो अगर अभिक्रिया में हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम चेंज कर दें तो दाब में भी परिवर्तन होता है। कहने का मतलब कि किसी गैसीय अभिक्रिया में आयतन परिवर्तन द्वारा दाब बदलने से उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है। जाहिर सी बात है कि प्रेशर जो होता है बढ़ाने पर आयतन घटता है। कोई गैस है अगर उसमें ज़्यादा दाब डाल देंगे तो उसका आयतन घट जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो दाब और आयतन दोनों के द्वारा अभिक्रिया चेंज होगी। तो कहें दाब परिवर्तन या कहें आयतन परिवर्तन, बस फर्क इतना है कि दाब परिवर्तन आयतन परिवर्तन का उल्टा है। मतलब जो दाब बढ़ाने पे जो स्थिति बनेगी वो आयतन घटाने पे बनेगी, बस इतना अंतर है। कह रहा है यह तभी होता है जब अभिक्रिया को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या तथा गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या में भिन्नता हो। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बात तो दाब की बात हो रही है। तो दाब की बात है तो हम यहाँ पर सिर्फ गैस की बात करेंगे क्योंकि प्रेशर गैस के लिए है। तो गैस में ही दाब की बात होगी क्योंकि गैस के और दूर दूर होते हैं तो उनको दाब लगाया जा सकता है और दाब लगा के आयतन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। दाब घटा के आयतन बढ़ा सकते हैं और दाब बढ़ा के आयतन घटा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए गैस की ही बात होगी। तो जिस भी रिएक्शन में गैस होगी तो वहाँ पर दाब की विशेषता से बात होगी। और एक चीज और ध्यान देना है कि अगर दोनों तरफ बराबर हो, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस, इससे इक्विलिब्रियम में 2HI गैस बने तो देखिए गैस के एक 2 मोल इधर भी हैं और 2 मोल इधर भी हैं। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ 2 मोल है। जब दोनों तरफ बराबर है तो अगर दाब लगाएंगे तो संतुलन में जब दाब लगाएंगे तो दोनों तरफ दाब पड़ेगा तो क्रिया किसी भी तरफ नहीं जाएगी, ना अग्र दिशा में ना पश्च दिशा में। इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए हमारे पास 2 बर्तन है, 2 बर्तन है हमारे पास। इस प्रकार से अगर इसको ऐसे समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ से नली द्वारा जोड़ दिया गया, ये हमारा रिएक्टेंट है मतलब अभिकर्मक, और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए पानी इसमें भी यहाँ तक भरा है, इसमें भी यहाँ तक भरा है। पानी क्या अभिकर्मक रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट भी। अब जब हम प्रेशर लगाएंगे तो दोनों पे बराबर प्रेशर लगेगा तो पानी किसी भी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए यहाँ तक होता तो दाब लगाते तो पानी का लेवल बराबर होने के लिए इधर का पानी इधर को जाता। तो वही कह रहा है कि अगर दोनों तरफ प्रेशर बराबर होंगे या आयतन बराबर होंगे तो अभिक्रिया किसी भी तरफ नहीं जाएगी। तो H2 गैस प्लस I2 गैस से 2HI गैस है, इक्विलिब्रियम का साइन है, दोनों तरफ रिएक्शन चल रही है। तो चूंकि इधर का मोल और इधर का मोल बराबर है, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन, 2 मोल हुए, इधर 2 मोल HI के बन रहे हैं।
तो दोनों तरफ मोलों की संख्या बराबर है, इसलिए दाब लगाने पर या आयतन घटाने बढ़ाने पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि यह तभी होगा जब अभिक्रिया को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों, गैसीय ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या तथा गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या में भिन्नता हो। मोलों की संख्या में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब अभिकर्मक और उत्पाद के गैसीय अभिकारकों एवं गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या में अंतर होगा। गैसीय ध्यान दीजिए, अगर दोनों तरफ बराबर हैं जैसे इस रिएक्शन में तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि विषमांगी साम्य पर ला सातल्य सिद्धांत के प्रयुक्त करने पर ठोसों एवं द्रवों पर दाब के परिवर्तन की उपेक्षा की जा सकती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गैस गैस हम बार बार चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब ठोस और द्रव के जो परिवर्तन है उनकी हम लोग उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उनकी हम लोग उपेक्षा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि गैस और द्रव के मोल नहीं लेना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। उसका कारण है कि ठोस जो होते हैं उनमें दाब लगाएंगे तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार जो द्रव होते हैं उनमें दाब लगाएंगे तो आयतन में परिवर्तन बहुत नगण्य होता है। 1 लीटर पानी है, उसको ऊपर से दबाएं कहीं से निकलने न दें तो 1 लीटर को दबा नहीं पाएंगे पानी को। इसी तरह ठोस को दबा के आयतन नहीं कम कर पाएंगे, इसीलिए इनकी उपेक्षा की जाती है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उपेक्षा क्यों की जा रही है, क्योंकि दाब लगाने से आयतन में परिवर्तन नगण्य है, क्योंकि ठोस और द्रव का आयतन एवं सांद्रता दाब पर निर्भर नहीं करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जो ठोस और द्रव होते हैं इनका जो आयतन या इसी को हम सांद्रता कह सकते हैं, कंसंट्रेशन, ये दाब पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए ऐसा लिखा गया। अब देखिए नीचे समीकरण दी गई है, इसके बारे में हम विचार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है। इससे ये देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन लगाना है, ये छूट गया है छपाई में। तो इससे मीथेन गैस और पानी बन रहा है, सब गैसीय अवस्था में। देखिए गैस 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 गैस, तो इसलिए यहाँ पर हम दाब परिवर्तन की बात करेंगे। और देखिए इधर 1 मोल तो 1 3 4 मोल, इधर 1 1 2 मोल, इधर 4 है इधर 2 है, दोनों तरफ मोलों की संख्या भिन्न है, इसलिए भी हम यहाँ पर दाब परिवर्तन की बात करेंगे। तो देखिए कह रहा है गैसीय अभिकारकों यानी रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, CO और 3H2 के 4 मोल से उत्पाद यानी CH4 और H2 के 2 मोल बनते हैं, जैसा अभी हमने बताया। तो उपरोक्त अभिक्रिया में साम्य अवस्था मिश्रण को एक निश्चित ताप पर पिस्टन लगे एक सिलेंडर में रखकर दाब 2 गुना कर उसके मूल आयतन को आधा कर दिया गया। अब देखिए चूंकि गैस है तो गैस दब सकती है, तो किसी एक सिलेंडर में भर करके उसमें पिस्टन लगा दिया गया। जैसे साइकिल में हम लोग हवा भरते हैं पाइप से, तो उसको दबाते हैं, ऊपर पिस्टन लगा रहता है, तो हमारी पाइप से टायर में साइकिल के हवा भर जाती है। तो यही प्रक्रिया यहाँ करना है कि दाब को 2 गुना कर देंगे। जब दाब 2 गुना करेंगे तो आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के, तो दाब 2 गुना होगा तो आयतन आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से मूल आयतन आधा कर दिया गया। तो इस प्रकार अभिकारकों एवं उत्पादों का आंशिक दाब एवं इसके फलस्वरूप इनका सांद्रण बदल गया। अब जाहिर सी बात है कि दाब में परिवर्तन हुआ तो आयतन बदल गया, तो आयतन का बदलना ही सांद्रता का बदलना है, तो सांद्रता बदल गई। अब आयतन का सांद्रता से क्या संबंध है? सांद्रता से संबंध ये है कि अगर मोल में देखा जाए तो मान लीजिए कि 1 लीटर में 1 मोलर सब्सटेंस कोई मिला हुआ है कोई चीज, और उसका आयतन आधा लीटर हो गया, तो अब आधे लीटर में 1 मोल है, तो पहले 1 में था अब आधे में, तो सांद्रता बढ़ गई ना, 2 गुना हो गई कंसंट्रेशन। तो इसीलिए आयतन के बदलने से सांद्रता भी
बदलेगी। तो कह रहा है कि अब मिश्रण साम्य अवस्था में नहीं रह गया। अब सारी चीजें जब आयतन बदल गया, सांद्रता बदल गई, दाब बदल गई, तो अब जो मिश्रण था ये वाला, ये इक्विलिब्रियम में अब नहीं रह गया। लासातेलिये सिद्धांत लागू करके अभिक्रिया जिस दिशा में जाकर पुनः साम्य अवस्था स्थापित करती है उसका पता लगाया जा सकता है। तो अब ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में लासातेलिये सिद्धांत कहते हैं, तो उसका उपयोग करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन किस दिशा में जाएगी। तो देखिए कह रहा है चूंकि दाब 2 गुना हो गया है अतः साम्य अवस्था अग्र दिशा में अग्रसर होगी। क्यों? जिसके मोनों की संख्या एवं दाब कम होता है उसी दिशा में रिएक्शन जाती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जिससे कि साम्य अवस्था को बरकरार रखा जाए। तो रिएक्शन दोनों तरफ के मोनों की संख्या को बराबर करना चाहेगी। इस वजह से चूंकि उत्पाद में 2 मोल है, रिएक्टेंट में 4 मोल है, तो इधर भी 4 होने की प्रक्रिया चलेगी, यानी दोनों तरफ बराबर मोल हो जाए। तो जब दाब बढ़ाएंगे तो रिएक्शन अग्र दिशा में बढ़ेगी ताकि इक्विलिब्रियम को फिर से प्राप्त किया जा सके। तो वही कह रहा है कि चूंकि दाब 2 गुना है अतः साम्य अवस्था अग्र दिशा में आगे बढ़ेगी जिससे मोनों की संख्या एवं दाब कम होता है। जो दाब बढ़ा है ये ज्यादा बनने लगेगा तो कम होगा और मोनों की संख्या भी रिएक्टेंट की कम होगी। आप देखिए कह रहा है कि हम जानते हैं कि दाब गैस के मोनों की संख्या के समानुपाती होता है। आप देखिए रिएक्शन देखिए लिखा जाता है PV = nRT। तो n ये नंबर ऑफ मोल है किसके? गैस के। ध्यान दीजिए क्योंकि ये इक्वेशन ही हमारी गैस इक्वेशन है, गैस समीकरण है, गैस इक्वेशन या गैस समीकरण है। तो जाहिर सी बात है कि गैस समीकरण है तो P देखिए समानुपाती है n के, और अगर V को इधर ले आए तो इसको लिख सकते हैं P = n/V/RT। तो ये जो V है देखिए दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया और n/V का मतलब नंबर ऑफ मोल कितने आयतन में है, यानी मोल पर लीटर। तो जाहिर सी बात है मोल पर लीटर किसका मात्रक है? कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन का मात्रक है, इसलिए इसको हम कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। इसी लीजिए इसको CRT भी लिखा जाता है। C हमारा कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, बिलेंटी। तो ये कह सकते हैं कि दाब हमारा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, दाब हमारा मोल के, जो गैस के मोल हैं उसके समानुपाती है, या यूं कहें कि दाब हमारा सांद्रता के समानुपाती है। कुछ भी तीनों बातों में हम कह सकते हैं। तो आप देखिए इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चूंकि हम जानते हैं कि दाब गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, इसे अभिक्रिया गुणनफल QC द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसको अभिक्रिया गुणनफल नहीं भागफल, अभिक्रिया भागफल QC द्वारा यानी रिएक्शन क्वॉशिएंट द्वारा समझाया जा सकता है। तो ऊपर दी गई मीथेन बनाने की अभिक्रिया में इस रिएक्शन में हम अगर QC लिखेंगे, अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता, H2 की सांद्रता, CH4 की सांद्रता एवं H2O की अभिक्रियाओं के साम्य अवस्था के सांद्रण को प्रदर्शित करते हैं QC में। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब अभिक्रिया मिश्रण का आयतन आधा कर दिया जाता है तो उनके आंशिक दाब एवं सांद्रण 2 गुने हो जाते हैं। अभी हमने बताया कि अभिक्रिया का दाब सांद्रता के समानुपाती, मोल के गैस के मोलों के समानुपाती और आयतन के भी उत्क्रमानुपाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आयतन आधा कर दिया जाएगा तो आंशिक दाब 2 गुना हो जाएगा और सांद्रता भी 2 गुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयतन, दाब और सांद्रता
और मोलों की संख्या गैस के इसके व्युत्क्रमानुपाती। तो अब हम अभिक्रिया भागफल का मान साम्य अवस्था का 2 गुना मान रखकर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए क्यूसी की वैल्यू हम प्रोडक्ट के मोल कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट के गैस के मोलों के कंसंट्रेशन यहाँ लिखेंगे। तो देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में CH4 और H2O है। CH4 का 1 मोल है, CH4 का 1 मोल है तो CH4 ब्रैकेट में लिखा, H2O का 1 मोल है तो H2O ब्रैकेट में लिखा, और दाब को 2 गुना कर दिया गया है, आयतन को आधा। तो दाब चूंकि समानुपाती है तो इसलिए क्यूसी में सब जगह 2 गुना कर दिया गया, 2 का गुणा कर दिया गया। तो जब 2 का गुणा किया गया तो 2 का 2 गुणा 4 हो गया। और यहाँ पर चूंकि H2 जो है हमारा, H2 के 3 मोल है, देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखते समय क्यूब किया गया है, क्योंकि जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको पावर में लिखते हैं। तो पावर में लिखा तो ये 2 का जब गुणा हुआ तो ये क्यूब हुआ तो 8, 8 दूनी 16, तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 16। इसको हम जब किए तो यहाँ पर देखिए क्यूसी इक्वल टू, अगर इक्विलिब्रियम होता तो इक्विलिब्रियम होता तो हम केसी को कैसे लिखते, केसी इक्वल टू लिखते प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन जो गैस के मोल हैं, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, और नीचे H2O है, H2O है, H2O, और नीचे रिएक्टेंट में CO है, बड़ा O रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और हमारा H2 रहेगा। ये चीज अगर साम्य अवस्था होगी तब। तो इस प्रकार से हम लोग साम्य अवस्था स्थिरांक केसी को अगर लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है ऊपर लिखा जाता है, उसकी सांद्रता रिएक्टेंट की नीचे लिखी जाती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत लिखा है, ये क्यूब होना चाहिए, भूल गया है। तो यहाँ पर हम क्यूब करेंगे क्योंकि 3 मोल हमारे हाइड्रोजन के हैं, देखिए यहाँ पर, तो ये क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर क्यूब होगा तो चूंकि ये इतना केसी के बराबर है, देखिए केसी हमने लिखा जब इक्विलिब्रियम था तो इस सब की जगह केसी लिख दिया, और ये इससे 4 बार कट गया तो ये केसी बटे 4 आ गया। तो क्यूसी इक्वल टू आ गया केसी बटे 4, जब दाब 2 गुना कर दिया गया तब। तो अब देखिए नीचे लिख रहा है कि चूंकि केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी, अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं केसी इक्वल टू 4 क्यूसी, ये इधर आके गुणा हो जाएगा। अब देखिए क्यूसी में 4 का गुणा किया गया है तब बराबर हुआ है। ध्यान से समझिए, इसमें गलत हो जाता है, क्यूसी लोग सोचते हैं ज्यादा है, तो केसी बराबर 4 क्यूसी है। केसी के बराबर क्यूसी को लिखने के लिए क्यूसी में 4 का गुणा किया गया, इसका मतलब ये केसी 4 गुना ज्यादा रहा होगा, तो बराबर हमें करने के लिए इधर 4 का गुणा करना पड़ा। तो केसी 4 गुना क्यूसी से ज्यादा है, यानी केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी। अतः अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसर होगी। तो केसी ज्यादा होगी तो अग्र दिशा में, केसी कम होगा क्यूसी से तो पश्च दिशा में, केसी क्यूसी के बराबर होगा तो साम्य अवस्था रहेगी। तो वही कह रहा है कि अतः अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसर होती है। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है, फिर से लिख रहा है कि C सॉलिड है प्लस CO2 गैस, रिएक्शन हुई तो इक्विलिब्रियम में 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी। तो अभिक्रिया में जब दाब बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया विपरीत या व्युत्क्रम दिशा में होती है। क्यों व्युत्क्रम दिशा में होती है? क्योंकि इधर के मोल ज्यादा हैं, इधर 2 मोल हैं गैस के, इधर 1 मोल है गैस का,
ध्यान दीजिए, गलती मत करिएगा। गैस के मोल लेना है, कहीं जोड़ के ये ना सोचिएगा कि इधर भी 2 मोल है इधर भी 2 मोल। गैस के मोल लेना है तो इधर 2 मोल है इधर 1 मोल है, तो जाहिर सी बात है कि जिधर सांद्रता ज़्यादा होगी उधर से सांद्रता को मेंटेन करने के लिए विपरीत दिशा में रिएक्शन जाएगी, तो इधर को चलेगी, यानी बैकवर्ड। तो वही कह रहा है कि अभिक्रिया में जब दाब बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में यानी उत्क्रम दिशा में चलती है, क्योंकि अग्र दिशा में मोलों की संख्या बढ़ जाती है। तो इधर मोलों की संख्या ज़्यादा है, और चूंकि PV = nRT और P समानुपाती है n के, तो जो मोलों की संख्या जिधर ज़्यादा है उधर दाब ज़्यादा माना जाएगा। तो रिएक्शन किधर जाएगी कि दाब कम हो जाए, तो रिएक्शन इधर बैकवर्ड को जाने लगेगी। तो ये बात आपको लगभग समझ में आ गई होगी कि दाब का प्रभाव रिएक्शन में क्या है। अब आगे आ जाता है अक्रिय गैस के योग का प्रभाव, कि अगर हम इनर्ट गैस को, जो किसी से क्रिया नहीं करती, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये सब किसी से क्रिया नहीं करती, तो अक्रिय गैस अगर जोड़ दिया जाए रिएक्शन में तो क्या प्रभाव होगा। तो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, तो अक्रिय गैस जिसको अंग्रेजी में इनर्ट गैस कहते हैं, इसको जोड़ने पर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि यदि आयतन स्थिर रखते हैं और एक अक्रिय गैस जैसे आर्गन है को अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, को मिलाते हैं तो साम्य अपरिवर्तित रहता है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है अगर आयतन स्थिर रखते हैं और तब आर्गन मिलाते हैं जो किसी भी जो अभिक्रिया में गैसें हैं उनसे रिएक्शन नहीं करती है, तो साम्य अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं होता है अक्रिय गैस मिलाने का, अगर आयतन स्थिर रहे तो। अब क्यों नहीं होता है इसको समझने का प्रयास करिए। क्योंकि स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मोलर सांद्रताओं अथवा दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्यों नहीं साम्यावस्था में परिवर्तन होता है? क्योंकि जब हम अक्रिय गैस मिलाते हैं तो अगर हम आयतन को स्थिर रखें, तो जब आयतन स्थिर रहेगा तो दाब भी स्थिर रहेगा, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दाब समानुपाती है सांद्रता का, इसका मतलब सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा, दाब में परिवर्तन नहीं हो रहा, मोलों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि अक्रिय गैस है तो अभिक्रिया के मोल वही रहेंगे, तो साम्यावस्था में कैसे परिवर्तन होगा। तो वही कह रहा है कि क्योंकि स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मोलर सांद्रताओं अथवा दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आयतन स्थिर है। तो जब आयतन ही नहीं बदलेगा तो दाब कैसे बदलेगा। तो अभिक्रिया भागफल में परिवर्तन केवल तभी होता है जब मिलाई गई गैस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद हों। तो देखिए, अभिक्रिया में चेंज तभी होगा जब रिएक्टेंट में भाग लेने वाली जो गैसें हैं उनमें से कोई मिलाया जाए, तब चेंज होगा। अक्रिय गैस मिलाने से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, हमने आपको बता दिया। अब देखिए, ताप परिवर्तन का प्रभाव, टेम्परेचर बदलने पर रिएक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि जब कभी दाब या आयतन में परिवर्तन के कारण साम्य स्थिरांक विक्षुब्ध होती है, यानी चेंज होती है या उसमें उथल पुथल होती है, तब साम्य मिश्रण का संगठन परिवर्तित होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो इक्विलिब्रियम में कंपोजिशन है पदार्थों का, उसमें चेंज होता है, क्योंकि अभिक्रिया भागफल Q साम्य स्थिरांक Kc के बराबर नहीं रह पाता। Q Kc के बराबर नहीं रहेगा, चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है कि Q चेंज होगा तो Kc में परिवर्तन होगा। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर Kc ज़्यादा होगा Qc से तो फॉरवर्ड चलेगी रिएक्शन, Kc कम होगा Qc से तो बैकवर्ड चलेगी। Qc Kc के बराबर होगा तो रिएक्शन न फॉरवर्ड जाएगी न बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब
आयतन में परिवर्तन होता है तो साम्य विक्षुब्ध होती है, क्योंकि आयतन कम करेंगे तो सांद्रता बढ़ेगी, क्योंकि आयतन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा। तो वही कहता है कि क्योंकि अभिक्रिया Q साम्य अवस्था स्थिरांक के बराबर नहीं रह पाता, लेकिन जब ताप क्रम में परिवर्तन होता है तो साम्य और स्थिरांक Kc का मान परिवर्तित हो जाता है। तो साम्य Kc का मान परिवर्तित हो जाता है टेम्परेचर बदलने से। क्यों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः ताप क्रम पर स्थिरांक निर्भरता अभिक्रिया के डेल्टा एच के चिन्ह पर निर्भर करती है। तो डेल्टा एच जो है हमारा, जिसको अभिक्रिया की ऊष्मा कह सकते हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो ऊष्मा होती है, तो उसमें जो घटा करके आती है वो ऊष्मा जो होती है, तो उसके प्रभाव के आधार पर Kc की वैल्यू में परिवर्तन होता है, जिससे साम्य भी परिवर्तित होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा निकल जा रही है। जब ऊष्मा निकल जाएगी बाहर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जब ऊष्मा निकल जाएगी तो अभिक्रिया की ऊष्मा कम होगी, कम का मतलब ऋणात्मक। तो डेल्टा एच ऋणात्मक कहें या ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहें, एक ही बात है। का साम्य अवस्था स्थिरांक ताप क्रम के बढ़ने पर घटता है। तो ध्यान दीजिए, अगर रिएक्शन ऊष्मा छेपी है, यानी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो फिर भी हम ऊष्मा दिए जा रहे हैं। तो भाई जब रिएक्शन में ऊष्मा बाहर निकलने लगी तो रिएक्शन कह रही है कि अब ऊष्मा भैया घटाओ, बाहर निकलने लगी, लेकिन फिर भी हम दिए जा रहे हैं, तो अभिक्रिया क्या होगा, साम्य स्थिरांक Kc घटने लगता है। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kc की वैल्यू घटेगी। ऊष्मा सोफसी यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन सोख लेती है ऊष्मा को, बाहर नहीं निकलने देती। तो जब सोख लेगी ऊष्मा को तो अभिक्रिया की ऊष्मा बढ़ेगी, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रही, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो डेल्टा एच धनात्मक होगा। भाई 0 से नीचे होगा तो ऋणात्मक। जब ऊष्मा निकल रही है छेपी में तो जाहिर बात ऊष्मा कम होगी तो टेम्परेचर घटेगा, तो 0 के नीचे चला जाएगा, इसलिए डेल्टा एच ऋणात्मक है, समझने के लिए। इसी प्रकार ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में एंडोथर्मिक में ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो डेल्टा एच धनात्मक होगा। का साम्य स्थिरांक ताप क्रम के बढ़ने पर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, चूंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो Kc का मान बढ़ता है। तो एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc का मान घटता है, इंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc का मान बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है मोटी मोटी भाषा में कि डेल्टा एच जिसमें ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक का मतलब घटना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc घटता है। डेल्टा एच का मतलब मान धनात्मक है, इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc बढ़ेगा। तो डेल्टा एच ऋणात्मक है तो घटेगा, धनात्मक है तो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc का मान याद करने के लिए सिंपल हो गया। तो ताप क्रम में परिवर्तन साम्य अवस्था स्थिरांक एवं अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाता है। अब देखिए टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो चेंज लाता ही, हमने पढ़ लिया। रिएक्शन के रेट में भी चेंज लाता है। रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग भी बदल जाता है। वो कैसे बदलता है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अमोनिया का उत्पादन हो रहा है, इसको समझने का प्रयास करें और फिर समझें कि जो है किस प्रकार से बदलता है। तो यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम का साइन है, ये छपाई की गलती है, यहाँ पर नहीं छप रहा है। तो डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए -92.38 किलो जूल पर मोल है। तो देखिए डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है यानी एक्सोथर्मिक है। तो इसके लिए Kc की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी, घटेगी। समझ में आ गया।
अब देखिए एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम देखिए कह रहा है ना कि एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच निगेटिव है। तो लासातेलिए सिद्धांत के अनुसार ताप क्रम बढ़ाने पर साम्यावस्था बाएं दिशा में स्थानांतरित होगी। बाएं दिशा का मतलब उत्पाद से रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे, उत्पाद से अभिकर्मक ज्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केसी घटता है। अब केसी अगर क्यूसी से कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, ऊपर पड़ चुके, तो इसलिए बाएं दिशा में स्थानांतरित होती है, हो जाती है। अमोनिया की साम्यावस्था सांद्रता कम हो जाती है। जाहिर सी बात है कि उत्पाद से अभिकर्मक की ओर रिएक्शन जाएगी तो उत्पाद अमोनिया है तो अमोनिया की सांद्रता घट जाएगी। अन्य शब्दों में कम तापक्रम अमोनिया की उच्च लब्धि के लिए उपयुक्त है। यानी अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो केसी बढ़ेगा, केसी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ेगी, क्योंकि केसी अगर क्यूसी से ज्यादा है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ेगी। तो अगर हमें ज्यादा अमोनिया प्राप्त करना है तो टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि कम तापक्रम अमोनिया की उपलब्ध उच्च लब्धि के लिए यानी हाई गेन के लिए उपयुक्त है, लेकिन प्रायोगिक रूप से अत्यधिक कम ताप पर अभिक्रिया की गति धीमी हो जाती है अतः उत्प्रेरक प्रयोग में लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए जब भी हाइबर प्रोसेस से अमोनिया निकालते हैं तो हम एक उत्प्रेरक लेते हैं, जहाँ तक मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम ही है जहाँ तक, उस कैटालिस्ट का उपयोग किया जाता है। तो कैटालिस्ट प्रोसेस से अमोनिया बनाने में, हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने में जो कैटालिस्ट यूज होता है वो होता है हमारा N2 और H2, और जो मॉलिब्डेनम होता है ये प्रमोटर का काम करता है। तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर घटाने पर हम अमोनिया ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और चूंकि टेम्परेचर घटाने पर हमारा रिएक्शन धीमी हो जाती है, इसलिए हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। और कैटालिस्ट कौन कौन से होते हैं? N2 और H2 का उपयोग करते हैं कैटालिस्ट के रूप में, और प्रमोटर के रूप में क्या यूज करते हैं? मॉलिब्डेनम। तो ये चीज ध्यान देना है। अब देखिए आगे आ जाता है ताप का प्रभाव। तो टेम्परेचर का प्रभाव एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और इसके हिसाब से हम लोग समझेंगे कि ताप के रिएक्शन में क्या प्रभाव होता है, इक्विलिब्रियम में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कह रहा है कि N2 गैस जो कि भूरी होती है का N2O2 गैस में द्वितयन यानी डाइमराइजेशन की अभिक्रिया के द्वारा साम्य अवस्था पर ताप का प्रभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। तो डाइमराइजेशन का मतलब द्विगुणित हो जाना इन्हीं अणुओं का, कुछ चेंज ना हो, द्विगुणित हो जाए। यानी N एक है तो 2 हो गया, वो 2 है तो 4 हो गए। तो डाइमराइजेशन इसी को कहते हैं। तो देखिए यहाँ रिएक्शन लिखी गई है, 2NO2 गैस से N2O4 गैस बनती है। इक्विलिब्रियम का साइन है, भूरे रंग में है, रंगहीन है। डेल्टा एच की वैल्यू -57.2 किलो जूल पर मोल है। जाहिर सी बात है कि डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी अगर हमको N2O4 ज़्यादा बनाना है तो टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है सांद्र HNO3 में तांबे की छीलन डालकर हम NO2 गैस तैयार करते हैं तथा इसे एक निकास नली की सहायता से 5 ml वाली 2 परत नलियों में इकट्ठा करते हैं। तो HNO3 हम कैसे तैयार करते हैं? तांबे की छीलन को डालते हैं किसमें? सांद्र HNO3 में तांबे की छीलन डालकर हम NO2 गैस तैयार करते हैं। HNO3 से NO2 गैस तैयार करते हैं तांबे की छीलन डाल करके, तथा इसे एक निकास नली की सहायता से, मतलब बाहर निकालने वाली नली, जैसे दूध भरा हो बाल्टी में तो उसको बाहर निकालने के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं, या लोटा, तो इसी तरह निकास नली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसकी सहायता से 5 ml वाली 2 परत नलियों में NO2 को इकट्ठा करते हैं
और वैसे भी NO2 गैस है तो इसे बड़ी सावधानी से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये वातावरण में उड़ जाएगी। अब दोनों परख नलियों में रंग की तीव्रता समान होनी चाहिए। दोनों परख नलियों में जो इंटेंसिटी है कलर की वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि NO2 है। अब एराल्डिट की सहायता से परख नली के स्टॉपर को बंद कर देते हैं। एराल्डिट मतलब कोई ढक्कन टाइप होगा, एराल्डाइट, तो ये जो है कोई ढक्कन टाइप होगा, तो उससे बंद कर देते हैं। परख नली के स्टॉपर को बंद कर देते हैं। अब 250 ml के 3 बीकर, इन पर 1, 2, 3 अंकित करते हैं। तो 250 ml के 3 हम लोग कांच के बीकर ले लेते हैं, उनमें 1, 2, 3 नंबर डाल देते हैं ताकि गलती ना हो। अब कह रहा है कि बीकर नंबर 1 को हिमकारी मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर से, बीकर नंबर 2 को कमरे के ताप वाले जल से एवं बीकर नंबर 3 को गर्म जल में भरिए, गर्म जल से भरिए, जिसका टेम्परेचर कितना हो 363 केल्विन। तो एक को ठंडे में पहले वाले को, दूसरे में कमरे के ताप पर, और तीसरे में थोड़ा ठंडा जल रहेगा 363 केल्विन टेम्परेचर है वो गर्म जल। तो तीनों बीकर का जिसमें हमने NO2 गैस डाली है अलग अलग टेम्परेचर कर दिया। जब दोनों परख नलियों को बीकर नंबर 2 में रखा जाता है तब गैस के भूरे रंग की तीव्रता एक समान दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर में कमरे का ताप है, 2 नंबर कमरे के ताप वाला है। तो इसमें क्या है कि दोनों परख नलियों में जो गैस है उसका रंग एक जैसा दिखाई देता है, भूरे रंग की तीव्रता दिखाई देती है। कमरे के ताप वाले पानी में 8 से 10 मिनट तक परख नली को रखने के बाद इसे निकालकर एक परख नली को नंबर 1 के जल में तथा दूसरी परख नली को नंबर 3 के जल में रखिए। मतलब 1 नंबर मतलब ठंडे जल में रख दिया, 3 नंबर मतलब कमरे के ताप से जो ज्यादा गर्म है उसमें रख दिया। अभिक्रिया की दिशा पर ताप का प्रभाव इस प्रयोग से चित्रित किया जा सकता है। इस प्रयोग से टेम्परेचर का प्रभाव हम लोग आराम से देख सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कम ताप पर बीकर नंबर 1 में ऊष्मा शोषी अग्र अभिक्रिया द्वारा N2O4 बनने को तहरीज मिलती है तथा NO2 की कमी होने के कारण भूरे रंग की तीव्रता घटती है, जबकि बीकर नंबर 3 में उच्च ताप पर उत्क्रम अभिक्रिया को तरजीह मिलती है जिससे NO2 बनता है, परिणामतः भूरे रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। तो चूंकि NO2 का कलर भूरा रंग का है, जब हम बीकर नंबर 1 में रखते हैं तो उसमें तापमान कम है। अभिक्रिया अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा H निगेटिव है यानी ऊष्मा क्षेपी है यानी एक्जोथर्मिक है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है क्योंकि Kc की वैल्यू बढ़ती है। तो फॉरवर्ड का मतलब N2O4 बनेगी। तो चूंकि NO2 भूरे रंग की है, N2O4 बनेगी तो भूरा रंग धीरे धीरे घटेगा। इसीलिए 1 नंबर वाले में N2O4 बनने की तरजीह मिलती है तथा NO2 की कमी होने के कारण भूरे रंग की तीव्रता घटती है, यानी टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। अब नंबर 3 वाला जो है उसमें तो हम तापमान कमरे से ज्यादा रखे हैं, तो उसमें क्या होगा, N2O4 से अब NO2 बनेगी यानी भूरा रंग बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि NO2 का कलर भूरा होता है। तो भूरा इसलिए बन रहा है क्योंकि N2O4 से NO2 बन रही है, यानी रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। तो यही कह रहा है कि उच्च ताप पर उत्क्रम अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन को तरजीह मिलती है जिससे NO2 बनता है, परिणाम स्वरूप भूरे रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने ऊपर पढ़ा उसको प्रैक्टिकली देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्जोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, टेम्परेचर घटाने पर फॉरवर्ड चलेगी। तो ये हमने अपनी आंखों से देख लिया। यहाँ पर देखिए फिगर बनाया है, हिमकारी मिश्रण यानी जिसका टेम्परेचर कम है, 1 नंबर ये कमरे के ताप पर और ये ज्यादा ताप पर। तो पहले इसमें जब दोनों को रखा तो भूरे रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि न टेम्परेचर घटाया गया न बढ़ाया गया, कमरे के ताप पर ही रखा गया। और जब टेम्परेचर घटाने वाले में रखा गया
तो रिएक्शन अग्र दिशा में गई फॉरवर्ड, तो ज्यादा N2O4 बना, इसलिए कलर भूरा रंग कम होने लगा। जब ज्यादा टेम्परेचर वाले में रखा तो रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में चली, इसका मतलब N2O4 से NO2 ज्यादा बनने लगा, तो इसलिए भूरा रंग की कलर बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। अब देखिए कह रहा है कि साम्य अवस्था पर ताप का प्रभाव एक दूसरी ऊष्माशोषी अभिक्रिया से भी समझा जा सकता है। अभी वहां पर ऊष्मा क्षेपी थी एक्जोथर्मिक, यहाँ पर इंडोथर्मिक है जिसमें ऊष्मा सोखेगी यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट यानी CO H2O4 का होल 6 पॉजिटिव में 2, ये एक्वस जलीय विलयन में है, +4 Cl माइनस, ये भी जलीय विलयन में है, इक्विलिब्रियम का साइन लगा है। CO Cl4 -2 ये भी जलीय विलयन में है, +6 H2O लिक्विड, क्योंकि जलीय विलयन में तो पानी तो रहेगा, तो ये लिक्विड में है, मतलब द्रव अवस्था में है, न ठोस रूपी बर्फ है न गैस रूपी भाप है, द्रव अवस्था में। तो देखिए गुलाबी है, रंगीन है, नीला है। कमरे के ताप पर CO Cl4 -2 के कारण साम्य अवस्था मिश्रण का रंग नीला हो जाता है। कमरे के ताप पर चूंकि रूम टेम्परेचर पर यह है तो नीला कलर है। जब इसे हिमकारी मिश्रण में ठंडा किया जाता है तो मिश्रण का रंग COH2O का होल 6 +3 के कारण गुलाबी हो जाता है। तब ठंडा कर रहे हैं और रिएक्शन ऊष्माशोषी है, तो ऊष्माशोषी में जब टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड दिशा में चलेगी, तो इसलिए ये ज्यादा बनेगा, तो रिएक्शन में COH2O का होल 6 +3 ज्यादा बनेगा, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, ये ज्यादा बनेगा। एक्जोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर घटाने पर फॉरवर्ड चलती है, एक्जोथर्मिक यानी ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन, और ऊष्मा शोषी टेम्परेचर घटाने पर बैकवर्ड चलती है। तो चूंकि हिमकारी मिश्रण में रखा जा रहा है इसलिए बैकवर्ड चलेगी, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, तो COH2O का होल 6 +3 ज्यादा बनेगा, इसलिए जो विलयन होगा उसमें गुलाबी कलर ज्यादा महसूस होगा। तो इस प्रकार से हमने ताप का प्रभाव देख लिया एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब आ जाता है उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।